नमस्कार, मेरा नाम कुसुम यादव है, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज लखनऊ। आज का जो डिस्कशन है वो मॉड्यूल 6 पे है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस पे। इसमें आइए हम डिस्कस करते हैं कंटेंट पे। टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ मॉड्यूल 6 में है चैप्टर 1 म्यूचुअल फंड, चैप्टर 2 पोर्टफोलियो मैनेजर्स, चैप्टर 3 अंडर राइटर्स एंड लास्ट में क्वेश्चन फॉर असाइनमेंट। लास्ट में जो भी क्वेश्चन होगा उसमें किसी एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा लॉन्ग आंसर फॉर्म में। आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक तरह का इन्वेस्टमेंट व्हीकल कह लें या टूल कह लें या इंस्ट्रूमेंट कह लें। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम अपने सेविंग्स को किसी न किसी फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं और उस पर एक रिटर्न जनरेट करते हैं मार्केट से, मतलब हमें कुछ अर्निंग होती है एड ऑन। अब इसका जो पूरा सिस्टम है, इसमें इन्वेस्टर जो है वो एक एसेट्स मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है, यानी कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है। उस कंपनी में एक म्यूचुअल फंड ले लेता है। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है, एक पूरा पूल होता है, कई सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर, कमोडिटीज, उनका एक प्रॉपर वो कमोडिटी का पूरा कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एक टोकरी में ढेर सारे फल होते हैं, तरह तरह के फल होते हैं और उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। इसी प्रकार से ये जो म्यूचुअल फंड है एक वो है, बास्केट की तरह है, जिसमें तरह तरह के स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब एक डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो मतलब कि पूल के फॉर्म में उसमें रहते हैं। अब डिपेंड करता है कि लोगों को किस टाइप का म्यूचुअल फंड चाहिए होता है। कुछ लोग हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड्स पे भी मतलब भरोसा करते हैं, कुछ लोग मॉडरेट पे चलते हैं और कुछ लोग रिस्क फ्री पे चलते हैं। तो मार्केट में जैसा जैसा इन्वेस्टर का इंटेंशन होता है या जैसा परसेप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव करती है। मार्केट में जो म्यूचुअल फंड हो गया उसकी एनएवी, नेट एसेट वैल्यू भी मूव करती है। अब म्यूचुअल फंड को देखा जाए तो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर कहलाते हैं, उस म्यूचुअल फंड कंपनीज में होते हैं। बेसिकली इन्वेस्टर मार्केट में जाता है, म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा दे देता है। म्यूचुअल फंड कंपनी उन्होंने ऑलरेडी प्रोफेशनल हायर कर रखे हैं या उनकी सर्विसेज लेते हैं। वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं अपनी सर्विसेज में, तो वो फर्दर उस प्रोफेशनल को एडवाइस कर देते हैं कि पैसा कहाँ लगाना है। फिर वो प्रोफेशनल पैसा लगाता है और पैसे से जो भी अर्निंग होती रहती है वो इन्वेस्टर के अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है टाइम टू टाइम। ये पूरा एक प्रोसेस है म्यूचुअल फंड का। अब अगर देखें तो इस डायग्राम से हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि इन्वेस्टर फंड हाउस के पास जाएगा। फंड हाउस कुछ नहीं, म्यूचुअल फंड कंपनी है। इसके बाद वो अपना पैसा फंड हाउस में दे देगा, म्यूचुअल फंड कंपनी को देगा। म्यूचुअल फंड कंपनी अपॉइंट करेगी फंड मैनेजर, जो कि उनके बिहाफ पे तरह तरह के सिक्योरिटीज, स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड, इन सब के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करेगा और उससे जो भी अर्निंग जनरेट होगी, जो भी रिटर्न जनरेट होगा, वो इन्वेस्टर के अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। यही पूरा प्रोसेस है म्यूचुअल फंड का मार्केट में। अब आगे हम चलते हैं। म्यूचुअल फंड के प्रकार मार्केट में कई तरीके से उसको क्लासिफाइड किया गया है। म्यूचुअल फंड अलग अलग तरीके से बांटे गए हैं। इक्विटी बेस्ड होते हैं, डेट बेस्ड होते हैं और हाइब्रिड होते हैं, कंबाइंड भी होते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ जो मेजॉरली इसका सेग्रीगेशन किया गया है बेस्ड ऑन रिस्क, कि अगर रिस्क के बेस पे देखेंगे तो कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। वेरी हाई होते, अगर रिस्क में देखा जाए तो वेरी हाई, हाई, मॉडरेट हाई, मॉडरेट, लो टू मॉडरेट एंड लो रिस्क, इतने टाइप के कैटेगराइजेशन होता है म्यूचुअल फंड्स को लेने में अगर रिस्क के बेसिस पे हम सैग्रीगेट करें। और स्ट्रक्चर के बेस पे करेंगे तो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं। ओपन एंडेड फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसको आप ड्यूरिंग किसी भी समय आप इसमें एंटर कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो, मतलब कि इस स्कीम को कभी भी आप परचेज कर सकते हो और कभी भी आप सेल कर सकते हो। ये तो होते हैं ओपन एंडेड फंड्स।
क्लोज एंडेड फंड्स में क्या होता है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, आप हर समय इसमें ट्रेडिंग या सेल परचेज एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। इसका जब ऑफर आएगा आप तभी एक्सेप्ट करेंगे, और जब क्लोज करने का ऑप्शन आएगा या सेल करने का आएगा तभी आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन क्लोज एंडेड फंड्स में होती है। इसके अलावा बेस्ड ऑन एसेट क्लासिफिकेशन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और दोनों के कॉम्बिनेशन से हाइब्रिड या बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब इसमें क्या है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में उन्होंने कैटेगराइजेशन दे दिया है कि मल्टी कैप होगा, लार्ज कैप होगा, लार्ज एंड मिड कैप होगा, मिड कैप होगा या स्मॉल कैप होगा, या वैल्यू फंड्स होंगे, कॉन्ट्रा फंड होंगे, सेक्टोरल या थीम फंड, मतलब किसी रियल एस्टेट सेक्टर का हो गया, पावर सेक्टर का हो गया, एनर्जी सेक्टर का हो गया, तो ये सेक्टोरल हो गए। ELSS फंड्स हो गए, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो टैक्स बेनिफिट देते हैं, इनका कुछ लॉकिंग पीरियड होता है। जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल या 5 साल जैसा भी लॉक इन पीरियड है तब तक आप उस स्कीम से पैसा निकाल नहीं सकते हैं, उतने समय तक आपको रखना ही रखना है, नहीं तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसी प्रकार से हाइब्रिड बैलेंस फंड में कंजर्वेटिव हाइब्रिड होता है, बैलेंस्ड होता है, एग्रेसिव होता है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन होता है। यही सब प्रकार हैं, हम वन बाय वन इन सबको डिटेल में आगे देख सकते हैं। ओवरनाइट फंड्स, डेट फंड्स में ओवरनाइट फंड्स होते हैं कि रातों रात मतलब एक दिन के लिए ले लिया। लिक्विड फंड्स होते हैं 15 दिन 20 दिन के लिए ले लिया। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं 1 महीने से 3 महीने के लिए ले लिया। मनी मार्केट फंड्स होते हैं विद इन 1 ईयर वाले हो गए, शॉर्ट ड्यूरेशन वाला भी विद इन 1 ईयर का हो गया, मीडियम है तो 1 से 3 साल का हो गया, लॉन्ग ड्यूरेशन है 3 से 7 साल का हो गया, डायनेमिक है कैसे भी एक्टिविटी कर लो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फंड है जो कंपनियां लॉन्च करती हैं। इसके अलावा क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं, मतलब कि जो क्रेडिट से रिलेटेड रिस्क क्रिएट होता है उस पर, और बैंकिंग एंड PSU के फंड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हर किसी को अगर पैसा चाहिए तो वो म्यूचुअल फंड्स के बेस पे पैसा रिक्वेस्ट कर सकता है। इसके बाद बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेस पे देखिए हमारा क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। टैक्स सेविंग का भी हो सकता है, रिटायरमेंट का भी हो सकता है कि भाई जब रिटायर होंगे तो हमारे पास एक लमसम अच्छा पैसा होना चाहिए। इसके अलावा इनकम जनरेट करना है, या फिर ग्रोथ, पैसे का ग्रोथ हो, हमारा ग्रोथ हो तो ग्रोथ, और लिक्विडिटी होना चाहिए। लिक्विडिटी मतलब फंड अवेलेबल होने चाहिए, इसलिए इन्वेस्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्पेशलिटी। स्पेशलिटी में हो गया इंडेक्स फंड, फंड ऑफ फंड्स, कमोडिटी फंड्स, एसेट एलोकेशन, रिटायरमेंट एंड चिल्ड्रन। ये डिपेंड करता है कि किसके लिए चाहिए। एक स्पेशलाइजेशन होता है कि चिल्ड्रन के लिए है, ये रिटायरमेंट प्लान के लिए ये फंड्स होते हैं, ये कमोडिटी पे बेस्ड होते हैं, और ये स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स फंड पे होते हैं, ये फंड्स के बेस पे होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं म्यूचुअल फंड कॉस्ट पे। म्यूचुअल फंड में जब भी हम स्कीम में एंटर करते हैं तो हमें एंट्री चार्जेस और एग्जिट चार्जेस वो भी लगते हैं, और तरह तरह की फीस लगती हैं, जो कि हमारा जो NAV होता है, नेट एसेट वैल्यू होता है, उससे माइनस कर लिया जाता है। और उसके क्योंकि अब म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो चल रही हैं, वो पूरी कंपनीज का पूरा खर्चा उससे चल रहा है। इसके अलावा फंड मैनेजर को पे करती हैं, और कई तरीके की मार्केट में भी पे करना पड़ता है, तो तरह तरह के एक्सपेंस होते हैं इनके। टोटल एक्सपेंस रेशियो जिसे TER बोलते हैं, ये जो भी स्कीम होता है उस पर कैलकुलेट होते हैं, और ये कुछ परसेंटेज होते हैं नेट एसेट वैल्यू में। इतना माइनस करने के बाद नेट जो वैल्यू बचती है उससे हमारा म्यूचुअल फंड का प्राइस डिसाइड होता है। तो ये जो भी डिटेल है म्यूचुअल फंड कॉस्ट की, ये वहाँ पे दिया होगा। इसके अलावा हमारा है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ये ऐसा एसोसिएशन है जो कि जितना भी मार्केट में इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को म्यूचुअल फंड्स की कंपनी हैं उसको रेगुलेट करती हैं और उसको कंडक्ट करती हैं, इन सबको मैनेज करने के लिए ये पूरा एसोसिएशन है। टाइम टू टाइम क्या चीज़ें लॉन्च होनी है, कौन सी स्कीम कैसे लॉन्च होनी है, इन्वेस्टर के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है, साफ साफ दिखानी है, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, यानी कि जितने भी रेगुलेशन है ये हमारा AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया ये मैनेज करता रहता है। इसके साथ
कोड ऑफ कंडक्ट फॉर म्यूचुअल फंड्स, ये भी वही मैनेज करता है, लिखता है कि भाई म्यूचुअल फंड कंपनियों के अपने डिकोरम होते हैं, अपने एथिक्स होते हैं, कोड्स होते हैं, तो आप उसको प्रॉपर डिस्प्ले करो और उस पर आप अबाइड रहो, मतलब कि आप उसको फॉलो करो। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट कोड फॉर म्यूचुअल फंड्स, आप म्यूचुअल फंड कंपनियां जब भी आपने टीवी पे देखा होगा म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब है कि आप जो भी पास्ट का एजम्पशन है उसके बेस पे फ्यूचर एज्यूम नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ आपको मार्केट रिस्क का ध्यान रखते हुए इन्वेस्ट करना है। इन म्यूचुअल फंड सही तो है, लेकिन आपको जो भी रिस्क है उसको ध्यान में रखते हुए करना। तो ये एडवर्टीजमेंट को मतलब कि कोड होते हैं जो फॉलो करने चाहिए। इसके अलावा म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, सेबी जो होता है वो मार्केट रेगुलेटर है, तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसके रेगुलेशन की भी जिम्मेदारी सेबी के ऊपर ही आती है। तो सेबी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशन 1996 जो है ये सेट ऑफ रेगुलेशन है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप्ड है उसको रेगुलेट करती है। ये इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को प्रमोट एंड डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर 2 पोर्टफोलियो मैनेजर्स। पोर्टफोलियो मैनेजर्स एक ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, फैमिलीज हों या इंस्टीट्यूशंस हों, बिजनेसेस हों, इन सबको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब सर्विसेज प्रोवाइड करने में एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये सेल्फ कैपेबल होते हैं, इन्हें मार्केट का अच्छा नॉलेज होता है, ये एक्सपर्ट्स होते हैं अपने वर्क में, इनका डिसीजन मेकिंग, इनके कुछ स्किल्स हैं जो इनको पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह बिहेव करने के लिए चाहिए ही, जैसे डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, कम्युनिकेशन का स्किल होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट इतना वॉलेटाइल है, इतना चेंज होता रहता है, आपको क्विक एसेस या एनालिसिस करना तो आना ही चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप मार्केट से डेटा कैसे कलेक्ट करके एक अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। इसके अलावा एंटीसिपेशन, पेशेंस, कामफुल होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं और क्लाइंट्स का जब पैसा नुकसान होता है तो वो आपको बोलेगा ही बोलेगा, तो आपको बहुत पेशेंटली उसे भी हैंडल करना चाहिए और मार्केट के लिए भी आपको पॉजिटिव एंड कामनेस शो करना पड़ेगा, मतलब उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इनोवेटिव होना चाहिए, तरह तरह के कॉम्बिनेशन कौन से बेनिफिशियल हो सकते हैं कम कॉस्ट पे, तो इस तरीके के इनोवेशंस भी आप ला सकते हैं। ये सब आपका एक प्रोफेशनल स्किल है जो आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजर बना देगा। और पोर्टफोलियो मैनेजर का वर्क होता है जो भी सेलिंग और बाइंग है सिक्योरिटी का, जो भी पोर्टफोलियो से रिलेटेड मैनेजिंग होता है, ये सब पोर्टफोलियो मैनेजर को ही करना पड़ता है। और कोई एडवाइजिंग एक्टिविटी है किसी को चाहिए कि कैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, तो वो पोर्टफोलियो मैनेजर उसमें उनकी हेल्प करता है। ये एक फाइनेंशियल मैनेजर की तरह एक्ट करता है। अब चूंकि ये फाइनेंशियल मार्केट की बातें हैं तो सेबी का रोल तो सब जगह रहेगा, तो सेबी ने पोर्टफोलियो मैनेजर को रेगुलेट करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या जो भी है कोड ऑफ कंडक्ट और जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन एक्ट 1993 बना रखा है, जिसके थ्रू ये मैनेज होते हैं। उनके अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो मैनेजर एक ऐसा पर्सन है जो सिक्योरिटी को एक या एक से ज़्यादा क्लाइंट्स के लिए मैनेज करता है फॉर सम फीस। जाहिर सी बात है, पोर्टफोलियो मैनेजर हो गया या कोई भी हो गया, मर्चेंट बैंकर हो गया, सबकी अपनी कंसल्टेंसी फी होगी और वो उसके लिए चार्ज करेंगे। और इसके बाद हर कोई पोर्टफोलियो मैनेजर्स नहीं बन सकता है, अगर बनना है तो आपको जो भी सेबी का पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन एक्ट है उसमें जो भी प्रोसीजर दिया है रजिस्ट्रेशन का, उस अकॉर्डिंग आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और उसके थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, देन आप पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं। इसके अलावा आपका कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होगा, आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे एथिकल स्टैंडर्ड्स होंगे, कैसे आपको क्लाइंट के साथ बिहेव करना है, जैसे आपको कैसे आपको
किसी अथॉरिटी के सामने बिहेव करना, इन सब का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होगा। इसके अलावा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होगा कि टाइम टू टाइम जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा तो आप उसको हर चीज़ डिस्क्लोज करोगे, कितना मार्केट में रिस्क है, इस इन्वेस्टमेंट इसमें पैसा लगाने पे कितना रिस्क है या कितना नहीं है, आपकी क्या फीस है, जो भी है क्लियरली आपको डिस्क्लोज करना है। टाइम टू टाइम आपको अपने जो भी अकाउंट्स हैं वो ऑडिट कराने होंगे और उसको सर्टिफाइड कराना होगा किसी चार्टेड अकाउंटेंट से। ये सारे रेगुलेशन है जो पोर्टफोलियो मैनेजर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद हम कुछ देखते हैं कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं पोर्टफोलियो मैनेजर की। उसमें सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो भी सही चीज़ है वो अपने क्लाइंट को डिस्क्लोज कर दीजिए, ताकि वो उस पर अच्छे से डिसीजन ले ले उसे इन्वेस्ट करना है कि नहीं। आप अपने इलीगल मोटिव के लिए किसी का पैसा फंसाओ, ये अच्छा नहीं है। इसके अलावा कुछ गाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, selecting and buying and selling securities, managing risk, conducting research, rebalancing the portfolio, etc. These are the responsibilities जिसको हमें पोर्टफोलियो मैनेजर को ये फॉलो ही करनी है। अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब हर किसी का इन्वेस्टमेंट का या फाइनेंशियल डिसीजन या कोई भी डिसीजन है वो बहुत सीक्रेट होता है, तो आपको उसको मेंटेन करना है। आपको एक क्लाइंट का डेटा दूसरे क्लाइंट से डिस्कस नहीं करना है, एक का केस दूसरे के केस से डिस्कस नहीं करना है, नहीं नाम डिस्क्लोज करना है। आपको जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करके चलने हैं। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 3, अंडर राइटर्स। अंडर राइटर one type of institution who provides the guarantee to the institution for undertake या for selling their shares in the market। अब अंडर राइटिंग के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस हैं जो कि इसको करने ही करने हैं रेगुलेशन के लिए। तो उसमें है अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर। अंडर राइटर का अपॉइंटमेंट कैसे करना है। जो भी अपॉइंटमेंट अंडर राइटर के होने हैं ये इशू लाने से पहले होना होता है, और ये प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होता है कि इसके अंडर राइटर कौन है। ये सब सेबी को आपको पहले ही प्रायर इन्फॉर्म करना पड़ता है, कोई भी इशू लाने से पहले आपके प्लान में ये शामिल होना चाहिए। इसके अलावा मिनिमम अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन जो भी है वो आपको फुलफिल करनी ही करनी है। हर कोई अंडर राइटर नहीं बन सकता है, उसके कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया है, उसके थ्रू वो अंडर राइटिंग करेगा। इसके अलावा अंडर राइटिंग के भी तरीके होते हैं, मतलब टाइप होते हैं, कितने तरीके की अंडर राइटिंग होगी या कैसे होगी ये भी बताया गया है। अंडर राइटिंग क्या है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका एक प्रॉपर एक एग्रीमेंट होता है जो अंडर राइटर और जो भी इंस्टीट्यूशन है या जो भी कंपनी है अंडर राइटर हायर कर रही है, दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट रहेगा जिसमें सब कुछ मेंशन रहेगा। सब अंडर राइटिंग का मतलब है कि फर्दर अंडर राइटर चाहे तो सब डेलीगेट कर सकता है, अपना वर्क किसी और को भी दे सकता है, तो वो होता है। ग्रीन इशू ऑप्शन होता है, न्यू इशू के लिए होता है बेसिकली स्टेबलाइजेशन, ये भी प्रोविजन में है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अंडर राइटर। अंडर राइटर के फंक्शंस क्या हैं। एसेस एंड इवेलुएट रिस्क, मार्केट की समझ होने की वजह से वो इस स्थिति में रहते हैं कि वो रिस्क को इवेलुएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अग्रीमेंट हुआ है क्लाइंट के बीच में और इनके बीच में, उसको कंसीडर करते हुए काम करना है, और जैसा सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, एक अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, तो आप कंपनी को एक अच्छी एडवाइस देंगे। साथ में अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनका शेयर नहीं सोल आउट हो रहा है, तो उसको सेल आउट करने का आपको पूरा वो करना चाहिए, मतलब कि प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद अब अंडर राइटर है तो इसके कुछ फायदे होंगे, तो इसके फायदे तो इशूअर को भी होंगे और इन्वेस्टर्स को भी होंगे। इशूअर को क्या होगा, उसका कैपिटल सेल आउट हो जाए, उसके शेयर्स बिक जाएंगे, सही प्राइस पे बिक जाएंगे, और रेपुटेशन भी बनी रहेगी, मतलब कंपनी की एक अपनी रेपुटेशन होगी जब उसके सारे शेयर्स मार्केट में बिक गए। इनकी वजह से इन्होंने इतनी अच्छी मार्केटिंग की कि सारे शेयर्स अपने आप मतलब कि इन्वेस्टर्स ने परचेज कर लिए। अब इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होगा
इन्वेस्टर्स को ये फ़ायदा होगा कि ड्यू डिलीजेंस का कॉन्सेप्ट वर्क करता है, वो कितना भी इन्वेस्टिगेट करेंगे उन्हें इन्फॉर्मेशन सही से पता होगी क्योंकि मार्केटिंग में ये चीज़ें डिस्क्लोज कर दी गई होंगी। रिस्क मिटिगेशन, हाँ रिस्क भी मिनिमाइज रहेगा क्योंकि थर्ड पार्टी एंटर करके अपना काम तो कर ही रही है और मार्केट में लिक्विडिटी भी बनी रहेगी। इसके बाद हम चलते हैं, समझते हैं टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग क्या है। अंडरराइटिंग बेसिकली 5 टाइप की है, यहाँ डिस्क्राइब जो किया गया है। प्योर अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग, सिंडिकेट अंडरराइटिंग, ज्वाइंट अंडरराइटिंग एंड सब अंडरराइटिंग। प्योर अंडरराइटिंग में कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है कि कंपनी आपको अगर हायर कर रही है एज अ अंडरराइटर तो कंप्लीट भी हायर कर सकती है और किसी एक पार्शियल इवेंट के लिए भी आपको हायर कर सकती है। जरूरी थोड़ा ना है कि हमेशा कंप्लीट पूरा प्रोसेस आपको शुरू से लेकर अंत तक खत्म ही कर देना है। इसके अलावा फर्म अंडरराइटिंग कि वो एक बॉडी कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूशन को हायर कर रही है इस काम को करने के लिए। नेक्स्ट है सिंडिकेट अंडरराइटिंग। सिंडिकेट अंडरराइटिंग जो है इसमें क्या है कि इन्वेस्टर आपके पास आएगा, आप एक अंडरराइटर हो, ठीक है, वो आपको हायर करेगा लेकिन काम इतना बड़ा है तो आप अपना एक सिंडिकेट बनाओगे, आपका एक सिंडिकेट होगा, ग्रुप होगा, आप सब मिल के उस काम को करोगे। इसमें क्या है कि इन्वेस्टर तो आपको अप्रोच करेगा लेकिन आप 5-6 लोग हो, आप मिल के उस काम को करोगे। ज्वाइंट अंडरराइटिंग में क्या है कि कंपनी ढेर सारे अंडरराइटर को एक साथ अपॉइंट करेगी, कंपनी खुद फाइंड आउट करेगी आप लोगों को, वो अपने अकॉर्डिंग अंडरराइटर सेलेक्ट करेगी, एक से ज़्यादा जो भी हैं, अगर उसका असाइनमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो। सिंडिकेट में क्या था कि आप जो अंडरराइटर है आप खुद ही अपना एक ग्रुप बना लेते हो और फिर आप कंपनी का काम करते हो। कंपनी तो किसी एक पर्सन को अप्रोच करती है, बट ज्वाइंट अंडरराइटिंग में कंपनी ही अप्रोच करती है सबको। देन सब अंडरराइटिंग क्या है कि जैसे आप अंडरराइटर हो, ठीक है, आपने क्या किया, अपने अंडर में काम कई ब्रोकर्स को बांट दिए तो सब अंडरराइटिंग में हो गया। जो अदर अंडरराइटर है आपने उनको बांट दिया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था तो आपने तरह अलग अलग तरीके से बांट दिया। ये तो अंडरराइटिंग के तरीके हैं। इसके बाद है चैलेंजेस फेस्ड बाय अंडरराइटर इन इंडिया। बहुत सी दिक्कत है, डेटा लीकेज का प्रॉब्लम है, रिस्क बेस्ड है, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं क्योंकि जो सिस्टम है ट्रेडिशनल सिस्टम है, मनमाना प्राइस कंपनियां लॉन्च करने की कोशिश करती हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, बट मार्केट की फिजिबिलिटी को नहीं समझते हैं तो अल्टीमेट प्रोफेशनल को प्रॉब्लम तो होती है। इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम है जो अंडरराइटर फेस करते हैं। इसके बाद अंडरराइटर के कुछ इंडिया में अंडरराइटर हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जैसे प्राइवेट फार्म हो गई, प्राइवेट फार्म में बाटलीवाला, करनी एंड मिसर्स दलाल एंड कंपनी, मिसर्स राइट एंड कंपनी हैं। इसके अलावा इंडियन कॉमर्शियल बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक में आपका अंडरराइटिंग में बैंक ऑफ मतलब जितने भी आपके नेशनलाइज्ड बैंक है ये ऑलरेडी अंडरराइटिंग की तरह वर्क कर सकते हैं अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में जो भी कंपनियां हैं ये सब भी अपना एज अ अंडरराइटर वर्क कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में जो है वो भी कर सकते हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में जो है वो भी कर सकते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में है तो वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से अंडरराइटिंग करने के ढेर सारे क्राइटेरिया हैं, कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इन सब चीज़ों में ईजिली कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में क्या अर्लियर मॉड्यूल्स में हमने पढ़ा होगा मार्केट इंटरमीडियरी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, तो सब एलिजिबल हैं, वो अंडरराइटर की तरह वर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चंस फॉर असाइनमेंट पे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, आपको किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है लॉन्ग आंसर बेस्ड पे। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और इसी प्रकार ये हमारा मॉड्यूल 6 यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।